Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों आज हम करेंगे पाठ 14 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जब हम कोई बात करते हैं उसको रोकने के लिए, बात जब करते समय हम थोड़ा रुकते हैं या कभी कभी किसी बात पर बल देते हैं या कोई हैरानी व्यक्त करते हैं या अपने विचारों और भावों को स्पष्ट करते हैं, वो सब किसके द्वारा करते हैं? हम विराम चिन्हों के द्वारा। अगर सोचिए, आपने किसी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। इतना तो आपको पता ही है, जब आप पाठ करते हो, कोई भी लेसन करते हो या कोई भी प्रश्न उत्तर करते हो, आप प्रश्नवाचक चिन्ह देखते हो ना बच्चों। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है कि ये किसी ने प्रश्न पूछा है। आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं ना बच्चों, तो वो भी एक विराम चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर ही हमारे दिमाग में आता है कि किसी न किसी ने प्रश्न पूछा है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो वो चिन्ह जो है अपने आप में हमें बता देते हैं कि क्या काम हो रहा है। सपोज आपने किसी नाटक में भाग लेना है, ठीक है, तो आपके पास कोई स्टोरी लिखी हुई पड़ी है, कोई कहानी लिखी हुई पड़ी है नाटक की, और आपने उसके द्वारा ही, उसके अनुसार उस कहानी को पढ़कर एक्शन करने हैं। तो जिस वाक्य में थोड़ा विराम चिन्ह लगे होंगे, जिस हिसाब से विराम चिन्ह लगे होंगे, उसी हिसाब से आपको एक्शन करने पड़ेंगे। अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह देख लोगे तो आप उसी टोन में बात करोगे। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह देख लिया तो भाई प्रश्न पूछना है, तो प्रश्न कैसे पूछते हैं, हैरानी कैसे व्यक्त करते हैं, ये सब आपको बोलने में तो आप बोल जाते हो, लेकिन जब लिखे हुए को आपने नकल करनी है तो वो आप इन चिन्हों के द्वारा ही नकल कर पाते हो। ये आपको बात समझ में आएगी जब मैं आपको ये सारा लेसन समझाऊंगी। मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अपनी बात कहते समय हम कभी रुकते हैं, कभी किसी बात पर बल देते हैं, तो कभी हैरानी व्यक्त करते हैं। इससे विचारों तथा भावों को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। आगे समझ बच्चों, जब हम विराम चिन्हों को लिखे हुए रूप में देखते हैं, जो प्रयोग में लाए जाते हैं लिखित भाषा में, उन्हीं लिखित चिन्हों को हम प्रैक्टिकली अपनी बोलचाल की भाषा में भी उसी प्रकार प्रयोग में लाते हैं। जब हम लिखे हुए को देखते हैं या फिर जब हमें पता चल जाता है बोलचाल में, तो फिर हम उसको लिखित भाषा में भी प्रयोग कर सकते हैं। लिखित भाषा में अलग अलग भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम क्या होता है? रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना। लिखित भाषा में जब हम बोलते हैं, करते हैं, तो तब तो हम अपने भाव बोलने के द्वारा या अपने इशारों के द्वारा हम समझा देते हैं अपने भावों को, लेकिन लिखित भाषा में अलग अलग भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब विराम शब्द का क्या अर्थ होता है? रुकना। लेखक विचारों या भावों को सरल और सुगम बनाने के लिए कहीं कहीं रुकता है, वहां वह विराम चिन्ह का प्रयोग करता है। इससे भाषा की सुंदरता बढ़ती है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए, पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से विराम चिन्ह इस प्रकार से है। पूर्ण विराम, जो आप वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में लगाते हो ना, इसको क्या बोलते हैं हम?
पूर्ण विराम। अल्प विराम, अल्प विराम जब कहीं हम थोड़ा रुकते हैं, रुकने के लिए इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने के लिए, किसी वाक्य या वाक्यांश उपवाक्य को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अर्ध विराम से भी कम समय के लिए। अर्ध विराम ये है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम में देखो ऊपर ये बिंदी लगी है और नीचे ये कोमा, और अल्प विराम में कोमा, ठीक है। इस जिसको आप कोमा बोलते हो ना, इसका नाम हिंदी में क्या होता है? अल्प विराम। और जब अल्प विराम के ऊपर एक बिंदी लग जाएगी तो वो कहलाएगा अर्ध विराम। अल्प विराम इससे भी कम देर रुकने के लिए लगाया जाता है। अर्ध विराम में हम ज़्यादा देर रुकते हैं तब लगाया जाता है, और अल्प विराम इससे भी कम देर के लिए। अर्ध विराम एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अर्ध विराम। उसके बाद ये देखिए, ये है प्रश्न सूचक चिन्ह। ये आप लोगों को पता ही है ना, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बाद क्या लगता है? प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह भी कह सकते हैं। ये जैसे हम पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसके बाद हमारा वाक्य पूरा हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसके बाद हम ये पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये देखिए, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह ये लगाया जाता है हर्ष, खुशी प्रकट करने के लिए, भाव, घृणा, इन सारे वाक्यों को प्रकट करने के लिए, इन भावों को प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक यानी जोड़ना। ये जब दो वाक्य एक जैसे आप लिखते हो साथ साथ, एक शब्द जो है दोबारा रिपीट हो रहा है, दोबारा से बोला जा रहा है साथ साथ, तो उसमें क्या लगेगा? योजक चिन्ह। यानी दो शब्दों को आपस में दोहराने की स्थिति में, या दो युग्म शब्दों के मध्य लगता है। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। ये कब लगता है? जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, या किसी नेता ने या किसी भी व्यक्ति ने कोई बात कही है, हम उसी बात को दोबारा से वैसे का वैसे ही कहते हैं। कोई भी हम उसमें चेंजिंग नहीं करते। किसी भी बात को, किसी और के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह उस बात से पहले शुरू होता है, और जब वो बात खत्म हो जाती है तो उसके बाद ये खत्म होने वाला। ये देखिए, इसका मुंह नीचे है, इसका मुंह ऊपर है, यानी मुंह नीचे आ गया तो बात शुरू करनी है, उसके बाद जब बात खत्म हो जाएगी तो मुंह ऊपर करके ये। अब ये देखिए, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के हैं। यहाँ एक एक है, यहाँ दो दो है। इसको बोलते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा, इकहरा एक उद्धरण चिन्ह, क्योंकि एक है, और ये दो दो हैं तो इसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये तो किसी व्यक्ति, वस्तु, शब्द, किसी नाम या उपनाम को इन कोमों में लिखा जाता है, इन उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। और जब किसी की पूरी बात को लिखा जाता है वैसे का वैसे, तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। और जब किसी शब्द, किसी व्यक्ति, पुस्तक, वस्तु आदि के नाम का जब हमने लिखना हो, तो तब ये इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद है ये लाघव चिन्ह। ये कब हम प्रयोग करते हैं? किसी नाम को छोटा करके, जैसे आप लिखते हो डॉक्टर, डॉक्टर को हम पूरा ना लिख के डॉक्टर, उसके बाद डो लिख के उसके बाद ये लगा देंगे तो वो क्या माना जाता है? डॉक्टर। प्रोफेसर, प्रोफेसर को पूरा ना लिख के जब किसी शब्द को छोटे छोटे रूप में लिखने के लिए प्रोफेसर, डॉक्टर, इन शब्दों को हम छोटे रूप में लिखते हैं ना, संक्षिप्त रूप में, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। अब देखिए, पूर्ण विराम आपको मैंने बताया ही है, जब
प्रश्नवाचक चिन्ह के अलावा किसी भी वाक्य के पूरा होने पर हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। भारत मेरा देश है, मेरे गांव में एक कुम्हार रहता है, क्या यहाँ इसके बाद हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम। अल्प विराम, यह अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, किसी वाक्यांश तथा उपवाक्य को अलग करने, उद्धरण से पहले आदि स्थानों पर होता है। उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग जो है निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए, जैसे माता जी ने बाजार से सेब, संतरे, केले, अंगूर, लीची आदि खरीदे, तो इन सब के बीच में हमने क्या प्रयोग किया? अल्प विराम। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, ये तो शब्दों को अलग अलग करने के लिए ना, सेब, संतरे, तो ये शब्दों को अलग करने के लिए प्रयोग किया। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए कैसे? देखो, साक्षी ने विद्यालय से आकर खाना खाया, फिर उसके बाद गृह कार्य किया। हमने और या कुछ लगाने की बजाय क्या दिया? अल्प विराम। विद्यालय से आकर खाना खाया, कोमा, अल्प विराम, गृह कार्य किया और खेलने चली गई, और उसके बाद पूर्ण विराम। आंधी चल रही है, अल्प विराम, पत्ते गिर रहे हैं तथा धूल उड़ रही है। समुच्चय बोधक से पहले, समुच्चय बोधक क्या होता है? मैंने बताया था ना, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं। सौम्या ने बहुत इंतजार किया परंतु रिया नहीं आई। अब ये परंतु क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, और ये क्या है? अल्प विराम। समुच्चय बोधक शब्दों से पहले भी क्या लगता है? समुच्चय बोधक शब्दों से पहले अल्प विराम। कथन को स्पष्ट करने के लिए, मतलब बात को स्पष्ट करने के लिए, अध्यापिका ने बताया, ये क्या लग गया? अल्प विराम। फिर ये जो बात है जो कि त्यों लिखी गई है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो यहाँ हमने अभी पढ़ा है ना, जब बात ज्यों की त्यों लिखी जाए, शब्द कोई शब्द, वस्तु का नाम, पुस्तक का नाम, तब तो लगता है इकहरा उदाहरण चिन्ह, और जब बात पूरी ज्यों की त्यों लिखी जाती है तब क्या लगता है? दोहरा उदाहरण चिन्ह। ये दोहरा उदाहरण चिन्ह तब लगा है, और यहाँ अल्प विराम अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए। संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद, हाँ के बाद क्या लगाया हमने? अल्प विराम। अर्ध विराम, वाक्य लिखते समय या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, ये बड़ा वाक्य हमने लिख दिया, फिर अर्धविराम, फिर सूत से फिर छोटा, सूत से कपड़ा बनता है। ये देखिए, ये भी ऐसे उदाहरण दिया हुआ है, बड़ा वाक्य फिर उसी के अंदर से ही छोटा वाक्य। प्रश्न सूचक चिन्ह, ये आपको मैंने बताया ही है, प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी संदेह, शक मतलब अनिश्चय तथा व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में भी इसे इस रूप में अर्थात कोष्टक के बीच लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसे हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि, विस्मय क्या होता है? हैरानी। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई खुशी का भाव हो, घृणा का, नफरत का, शोक, दुख का, विस्मय, हैरानी का भाव दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, हाय के बाद हमने क्या लगाया? विस्मयादि बोधक चिन्ह। बेचारा छोटी उम्र में चल बसा, वाह तुम खूब तेज दौड़े, ये खुशी प्रकट करने के लिए। योजक चिन्ह, इसका प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे सुख, दुख, अभी अभी, सूखा सा, माता पिता, धीरे धीरे, इन सब में क्या प्रयोग किया गया है? योजक चिन्ह। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। ये अपनी बात को ऐसे ज्यों का, किसी की बात को, किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों रखने के लिए, या रचना के अंशों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो, तब भी क्या लगाया जाता है? उद्धरण चिन्ह। जैसे देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये तो कथन को स्पष्ट करने के बाद हमने क्या लगाया? अल्प विराम। और उस सुभाष चंद्र बोस ने जो बात कही वो ज्यों की त्यों हम लिख रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। और उसके बाद ये थोड़ा सा रुकने के लिए अल्प विराम।
शास्त्री जी ने कहा, अल्प विराम। अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं हम, तो ये शास्त्री जी की बात को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये देखिए यहाँ इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होगा जब देखो रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे, तो दिनकर को हमने इकहरा लगाया। नाम, किसी के नाम, व्यक्ति, शब्द आदि को लिखने के लिए इकहरा उदाहरण चिन्ह। और दोहरा उदाहरण चिन्ह का ये मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया। उसके बाद लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए, दिखाने के लिए। डॉक्टर को हमने ऐसे लिख दिया, टेलीविज़न को ऐसे लिख दिया, पंडित के लिए ऐसे लिख दिया, उत्तर के लिए ऐसे, प्रश्न के लिए हम लिखते हैं ना प्रश्न उत्तर, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, लाघव चिन्ह का। प्रोफेसर के लिए। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आपने फिर से इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करोगे तो ही आपकी समझ में आएगा। ठीक है, बार बार पढ़ना है, समझना है। ओके, टेक केयर।